नमस्कार दोस्तों, बानसूर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और मैं ओम प्रकाश गुजर राजस्थान से। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राज्य पक्षी गोडाउन के बारे में। गोडाउन जो पक्षी है, इसका आज परीक्षा उपयोगी जितने भी फैक्ट बनते हैं उन सभी का निचोड़ निकालने वाले हैं। इसी क्लास में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर बनने की संभावनाएं होती हैं गोडाउन के बारे में, उन सारे प्रश्नों का जो स्टैटिक जीके होती है उनका हम यहाँ पर डीएनए करने वाले हैं। डीएनए का मतलब ये नहीं है कि भाई पीएचडी कर ली, हाँ, लेकिन इतना याद रखना कि हम इसको देखो पढ़ने का जो नज़रिया होगा अपना, सबसे पहले हमको सीक्वेंस के आधार पर हम इनको पढ़ने वाले हैं। जैसे नाम देख लिया, फिर उसके बाद में वैज्ञानिक अंग्रेजी नाम, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी के नाम देख लिया, फिर अन्य नामों में जैसे स्थानीय भाषाओं के नाम वगैरह देख लिया हैं, फिर इसके उपनाम क्या क्या हैं उनके बारे में देख लिया, सामान्य जानकारी के बारे में, जैसे वजन क्या है इसका, अंडा उंडा है ना, कैसे घोंसला बनाता है, कहाँ रहता है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में जैसे शरण स्थली के बारे में, कहाँ क्षेत्र कौन कौन से इसके, उनके बारे में, और अंत में करेंगे इनके संरक्षण के उपाय या फिर इनकी कौन कौन सी तकनीकों के माध्यम से इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो पॉइंट वाइज हम बात करने वाले हैं गोडाउन के बारे में, तो बने रहिए आप। चैनल के ऊपर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइब करने से आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, ऐसी ही वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गोडाउन के बारे में। आज का हमारा यही सेशन होने वाला है। इसी क्लास में हम देखिए, क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन हाँ, जानकारी आपको निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और ऐसा भी नहीं है कि वैसे उठपटांग जानकारी दे दी मैंने आपको या फिर अननेसेसरी दे दी आपको जानकारी, ऐसा नहीं होने वाला है। परीक्षा में आने वाले या परीक्षा में पूछे गए जितने भी फैक्ट उपयोगी जो पॉइंट हैं उनको ही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। चलिए फिर, है ना, शुरू करते हैं। देखिए, मूलतः कहाँ का है ये? मूलतः है अफ्रीका का। अब अफ्रीका का मूलतः मतलब ये है कि भाई मूल रूप से ये पाया जाने वाला जो पक्षी है अफ्रीका का है। इसका मतलब ये नहीं है कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा संख्या में पाए गए होंगे। अब वर्तमान में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या में है तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य के थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। 50-60 बच्चे हैं कोई, ठीक। फोटो वोटो लेके आना है तो ले आना, अभी तो बाद में पुरानी प्याज लालटेन लेके ढूंढते हैं, वैसे आप गोडाउन ढूंढते ना फिरो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी आप निश्चिंत हो जाइए। ऐसे वैसे जो सोचने वाले जो हैं 20-30 साल में इनकी संख्या लगभग कवर होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऐसी ऐसी तकनीकें विकसित की गई हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह या ब्रिटेन वगैरह की जो तकनीकें हैं वह यहाँ पर चला दी गई हैं। निश्चित तौर पर इनकी संख्या बढ़ेगी, विश्वास है। बाकी देखिए, आगे देखते हैं। मूलतः तो अफ्रीका का है, वहाँ भी ये शिकारियों ने इनको धर दबोचा है, निगल लिए, सबको पका बूंद बांध के सबको सब चाप गए उनको, है ना। अब राजस्थान में ही बचे हैं ये कुछ। आप देखिए, राज्य पक्षी का इसको दर्जा कब दिया गया? राज्य पक्षी बना मेरे प्यारे दोस्तों 1981 को, और तिथि याद करना चाहें तो आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं 21 मई को, है ना। करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ज़्यादातर पूछ लिया जाता है 1981 को सन पूछा जाता है। अब आगे ऐसे कोई प्रश्न बनेगा, इसकी मतलब ये पूछ तो लिया, अब ये 1981 को पूछ लिया, अब फंसाना है उसको, तो अब 1981 वो नहीं पूछेगा, अब वो डेट भी दे देगा 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई, 21 जून, 25 जून, 26 जून, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे तिथियां दे देगा। एक ही तिथि दे देगा, 21 जून, 21 अप्रैल, मार्च, 21 जो अक्टूबर, ऐसे दे देगा। 31 अक्टूबर खेजड़ी का जो दिन है वो दे देगा यहाँ पर, तो कंफ्यूज तो होगा ना। इसलिए आगे जब प्रश्न कुछ बचेंगे ही नहीं तो इनके ही प्रश्न बना देंगे वो, समझ गई बात। याद रखना है 21 मई को, हैं। अब कई जगह आपको 19 मई भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन मेन जो है वो क्या है, 21 मई। तो 19 मई को आप याद मत करना, ज़्यादातर 21 मई ही है, हैं। अब ये तो हो गया राज्य पक्षी। अब इसका वैज्ञानिक नाम भी है क्या? वैज्ञानिक नाम का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक नाम का मतलब ये होता है
कि विश्व लेवल पर इसकी पहचान किस नाम से की गई है ना। विज्ञान के क्षेत्र में या विज्ञान इसको किस नाम से बुलाता है, जो इंटरनेशनल लेवल की जो साइंटिस्ट होते हैं वो किस नाम से बुलाते हैं। तो आप जैसे अफ्रीका में जाकर के किसी वहाँ शिकारियों को बोलोगे कि अरे ये दिस इज ए गो डाउन, तो वो कहेंगे कि नो इट्स नॉट ए गो डाउन, इस चीज़ क्या है, आर्डियोटिस निग्रेशिप्स, ठीक। अरे भाई पहचान बताने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस निग्रेशिप्स, ठीक। ये है इसका वैज्ञानिक नाम। अंग्रेजी नाम भी है क्या, बिल्कुल है साथियों। अंग्रेजी जो नाम है इसका, इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसी नाम की वजह से इसको राष्ट्रीय पक्षी नहीं बनाया गया, मोर को बनाया गया। फिर यही तो नाम है इसका, बेकार नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अरे बस्टर्ड क्या है ये कोई, देखिए हिंदी नाम भी है क्या, बिल्कुल है साथियों। हिंदी नाम है इसका, इसी का बना दो बड़ा भारतीय तिलोर, बड़ा भारतीय तिलोर। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो आप निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं। देखिए जिसको अच्छे से पढ़ना है ना, विश्वास करके पढ़ना है, ऐसे ऊट पटांग तो मैं दे नहीं रहा। विश्वास से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, ना पढ़ना चाहते हैं तो जाइए, सीधी सी बात है ना। लोंग लपेटे की बात कर रही हैं। जिसको पढ़ना है पढ़िए, जिसको नहीं पढ़ना है जाइए, समय बर्बाद न करें। देखिए बड़ा भारतीय तिलोर इसका हिंदी नाम, अंग्रेजी नाम मैं आपको बता दिया। अब अन्य नामों की अगर हम बात करें तो अन्य नामों में क्या आएंगे, अन्य नामों में वो आएंगे जैसे स्थानीय लोग इसको कौन सी भाषा से बुलाते हैं, है ना। हाड़ौती क्षेत्र में इसको क्या नाम दिया गया है, या फिर इसको भाषा के आधार पर, जैसे ये आवाज़ निकालता है तो इसको किस आधार पर लोग बुलाते हैं, आवाज़ के हिसाब से भी इसके नाम रखे गए हैं कि ये ऐसी आवाज़ निकालेगा तो इसका ये नाम रख दिया। मराठी भाषा में इसको ये कहा गया है ना। इन सभी बातों की हम चर्चा अन्य नामों में करने वाले हैं। तो देखिए बने रहिए। हुक हुक की आवाज़ निकालता है ये, हुक 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 हुक। अब इसको कुकू मत कर देना, क्योंकि कुकू पर्सन आ चुका है रीट में। कुकू जो है एक ऑप्शन वैसे डालते हैं वो चार में से आपको सही असत्य निकालना है। तो असत्य में उन्होंने कुकू दे दिया था कि कुकू की आवाज़ निकालने के कारण इसको हुकना पक्षी कहा गया है। ऐसे अनेक आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार कुकू तो है, अरे कुकू नहीं है ये तो हुक हुक है ना। कुकू गलत है, ये हुक हुक के कारण इसका क्या नाम रख दिया गया, हुकना पक्षी है। हुकना पक्षी, हुकना पक्षी है। कुकना भी मत कर देना कभी, कुकना कर दो है। कुक की आवाज निकालने वाला कुकना, एकदम मैच्योर रहना है आपको है। हुक हुक निकाल रहा है तो हुकना ही है, कुकना भी नहीं है और थुकना भी नहीं है, ठीक है। कोई कुछ भी आए आपको ये पकड़ लो, इससे अलावा कुछ नहीं जाना। और हुक हुक है ये, क्लियर मैच्योर तरीके से एकदम निश्चिंत तौर पर जिम्मेदारी के साथ में अब यही आएगा। अगर दूसरा आए तो मत करना, गलत है वो, ऐसे करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया हुक हुक की आवाज़। अब देखिए बादल के गरजने की आवाज़ भी निकालता है ये, जब इसको डराया जाता है, जैसे डर जाता है, बादल गरजते हैं ना, तो बादल गरजते हैं तो ये डर जाता है। अब कैसी आवाज़ निकालता है, बादल की गर्जन की तरह ये आवाज़ निकालता है। बिजली चमकती है तो डर जाता है, कोई धमाका होता है तो डर जाता है, या इसको डराया जाता है तो ये आवाज़ें निकालता है। नहीं, बादल गर्जन की आवाज़ कौन कौन सी हैं, जैसे गुदनभेर, नाम दिए गए हैं, इसके नाम है ये। बादल गर्जन की तरह आवाज़ निकालता है तो उसी के रूप में इसके नाम दे दिए गए। गुंजन नहीं करते हो आप नाक के द्वारा सुबह सुबह व्यायाम में, उस तरीके से। गगनभेर, ये बादल के आधार पर रखे गए नाम हैं। और भी अन्य नाम जैसे बाघ के घुर्राहट की वजह से।
अब ये प्रश्न आए हुए हैं, है ना, याद रखना। गुराइन भी बोला जाता है इसको, इसको सारंग भी बोला जाता है और तुकदर भी बोला जाता है। ठीक, तू कह दे रे तुकदर, ये है। अब स्थानीय भाषा की अगर नाम की बात करें तो स्थानीय भाषा में हम इसको सोन चिड़िया भी बोलते हैं। स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया के अलावा हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो हाड़ौती में इसको क्या बोला जाता है? माल मोरडी। माल मोरडी। नोट्स बना सकते हैं आप, बनाना चाहें तो, माल मोरडी। अब हाड़ौती के अलावा मराठी भाषा की बात करें तो मराठी में इसको माल ढोक भी बोलते हैं। माल ढोक। क्लियर? नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले से नोट्स बने हुए हैं और नई जानकारी मिल रही है तो उसको आप निश्चित तौर पर ऐड कीजिए, है ना, काम आने वाली है आपके। देखिए, ये तो हो गए इसके अन्य नाम। अब उपनामों की बात करें, उपनाम क्या क्या है? उपनाम भी है इसके, बिल्कुल है। उपनामों में राजस्थान का ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया का पक्षी, यानी शतरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, ठीक है। राजस्थान का ओस्ट्रिच हो गया। दोरों का चीता, दोरों का चीता का मतलब होता है थार के मरुस्थल में जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें दौड़ लगाने वाला चीता, है ना, उपनाम है ये। वह चीता तो क्या है ये? सबसे बड़ा, सबसे वजनी, सबसे बड़ा, सबसे वजनी, ठीक। और सेवन घास में रहने वाला शर्मिला पक्षी, सेवन घास का शर्मिला पक्षी, ये इसके प्रमुख क्या है? उपनाम है, इसको याद रखना है। अब इनके बारे में सामान्य जानकारी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य जानकारी, देखिए, भोजन क्या खाता है ये? भोजन इसके 3 आपको सीक्वेंस के आधार पर याद रखने हैं। पहला है, ये टिड्डियाँ आती हैं ना, वो पाकिस्तान से, इन टिड्डियों को खाता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो तारा मीरा आती है ना, छोटी सरसों आती है पीली पीली, उसकी तरह आती है तारा मीरा, जो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। पानी के अभाव के कारण इस तारा मीरा को उगाया जाता है। तीसरे नंबर पर मूंगफली, मूंगफली और सांप बिच्छू जो भी आते हैं उनको चबा जाता है। ये तो भोजन की बात हो गई। पूछ लिया जाता है, वो सीक्वेंस में भी दे देते हैं। पहले नंबर पर आपको देना है इसके आधार, ऐसे ही करना है आपको, है ना। नंबर से क्या मतलब है, ऐसे देना है। ये आप दिखाई दे रहा है तो इसको टक करो, फिर ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा है तो इसको करो, है ऐसे। भोजन के बाद में इसके वजन की बात करें तो वजन देखिए 2 प्रकार से है इसका। अब कई लोग तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 प्रकार से कैसे वजन होता है। देखिए 8 kg का भी है, तो ये तो होती है मादा गोडावण, और 15 kg का भी है, वो होता है नर, उसको हम नर गोडावण बोलते हैं। ठीक, इस 2 प्रकार के। आधे वजन वाली कौन है? मादा गोडावण, ऊंचाई भी कम होगी, आधी होगी, और वजन जो 15 kg है इसका, उसका आधा 8 किलो लगभग, अबाउट समथिंग, है ना। देखिए, अब इसके जो मादा गोडावण है इसका प्रजनन काल क्या होता है? प्रजनन काल की बात करें तो प्रजनन काल है इसका अक्टूबर नवंबर के समय है। अक्टूबर नवंबर के समय इसका प्रजनन काल होता है, ठीक है। घोंसला कहाँ पर होता है इसका?
इसका घोंसला जमीन पर होता है साथियों। पानी इस तल के पास, इस तल के पास जमीन पर, ये पेड़ पर नहीं बैठता है ना ही तारों के ऊपर बैठता है। इसको डर लगता है क्योंकि भारी होने के कारण कोई ना कोई पेड़ का जो शाखा है वो टूट जाए तो फिर ये ज़मीन पर गिर जाए। उस समय ऐसी परिस्थिति में एकदम से उड़ भी नहीं सकता, वो पड़ेगा नीचे फिर है, पंख टूट जाए इसके, इसलिए ये जमीन उस पेड़ के ऊपर नहीं बैठता है, ना पेड़ के ऊपर ये घोंसला बनाता है। नीचे घास में ही होता है इसका घोंसला, अंडों में। जहाँ ये मादा गोडाउन जो अंडे देती है वो घोंसले में देती है, ये है पानी के जो कुंडा उंडा होता है उसके पास में। तो ये तो हो गई इसकी सामान्य जानकारी। और एक अंडा देती है 1 वर्ष में, जो मादा गोडाउन होती है ना, ये 1 वर्ष में एक ही अंडा देती है। 1 वर्ष बराबर 1 अंडा। अब इसके अंडों को और विकसित करने के लिए कि भाई ये 1 वर्ष में 1 से अधिक अंडे दे, 2, 4, 5, 7 अंडे दे, तो वे जो संख्या है इसके उसमें वृद्धि की जा सकती है। तो इसकी प्रोसेसिंग की जा रही है ना। अब देखते हैं, निश्चित तौर पर ये बढ़ेंगे और अंडा 1 की जगह 10 भी होंगे, है ना। वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसी काम में। तो फिलहाल तो अभी चल रहा है काम, है ना, प्रगति पर है। तो जैसे ही करंट अफेयर से जुड़े रहना आप, करंट अफेयर आती रहेगी, उसमें देख लिया करो। मूमल की आती है और भी क्रोनोलॉजी वगैरह, उसको पढ़ लिया करो। और भी जैसे कोई सूचना आएगी तो मैं आपको करता रहूँगा आप सूचित। तो ये तो हो गई इसकी सामान्य जानकारी उपनाम और नामों के बारे में, वैज्ञानिक नाम वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके शरण स्थल, यानी कि कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं रजिस्टर में उतारने के लिए। अब हम देखते हैं इसकी शरण स्थली, यानी कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाया जाता है, कहाँ कहाँ निवास है इसका। ठीक है, शरण स्थली के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो क्षेत्र बोल देते हैं हम इसको। शरण स्थली अगर आप ना भी समझो तो क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे पहले बात करें तो मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कहाँ पर पड़ता है, जैसलमेर में। फैला तो ये बाड़मेर तक है, लेकिन इसका जो मेन पोर्शन है, जो मुख्य रूप से गोडाउन की संख्या सर्वाधिक है, वो है जैसलमेर। फिर है रामदेवरा उद्यान, ये भी कहाँ पर है, जैसलमेर। क्लियर दोस्तों। अगला बात करें तो जोधपुर जंतुवाल्य, जोधपुर जंतुवाल्य ये कहाँ है, ये जोधपुर में है, जोधपुर शहर के आसपास ही है। फिर सोकलिया, सोकलिया कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, सोकलिया पड़ता है केकड़ी जिला में। ठीक है, ये केकड़ी जिला। अब ये अपडेट हो गए हैं तो इनको नए तरीके से आपको देखना है। सोरसन कहाँ पर पड़ता है, सोरसन पड़ता है बारां जिले में। क्लियर। जो गोडाउन के जो क्षेत्र हैं, इन गोडाउन के क्षेत्रों में मरु उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, मरु उद्यान जो प्रसिद्ध है दोस्तों, ये है मुख्य निवास है, मुख्य निवास यहाँ पर ही है। क्यों, क्योंकि 2022 में एक साथ 42 गोडाउन देखे गए। एक साथ कितने देखे गए, एक साथ 42 गोडाउन देखे गए। क्लियर। रामदेवरा उद्यान जैसलमेर, ये क्या है, ये दोस्तों अंडा संकलन केंद्र, अंडा संकलन केंद्र। ये क्या होता है,
ये होता है कि जहाँ जहाँ भी गोडाउन के अंडे पाए जाते हैं उन सभी अंडों को कलेक्ट करके यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ से फिर भेजा जाता है जोधपुर जंतुवालय इसके कृत्रिम प्रजनन के लिए। वहाँ पर ये कृत्रिम प्रजनन के द्वारा चूजों का निर्माण किया जाता है। अब तो रामदेवरा में भी कृत्रिम चूजों का निर्माण होने लगा है। पहले की बात थी जब ये जोधपुर भेजा जाता था, है ना। जोधपुर जंतुवालय किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है कृत्रिम प्रजनन के लिए, कृत्रिम प्रजनन केंद्र। और जो सोरसन जो बारा का जो क्षेत्र है, ठंडा इलाका है ना, वन ज़्यादा पाए जाते हैं उधर। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों प्रजनन प्लस सुरक्षा हेतु प्रसिद्ध, प्रजनन प्लस सुरक्षा केंद्र इसको बना दिया गया। जो सोकलिया है वो किस में है? केकड़े में। यहाँ भी अब कम है, लेकिन वैसे पहले तो ज़्यादा गोडाउन पाए जाते थे, अब तो इतने नहीं है। ये सारे के सारे इधर ही पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो गए। अब आप देखेंगे सिंध पाकिस्तान की तरफ भी गोडाउन देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो क्षेत्र है पश्चिमी जो जैसलमेर या इन उद्यानों के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये तो हो गए इसके क्षेत्र, है ना। और अब हम बात करेंगे इसके मतलब संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। शरण स्थली हो गई, अब संरक्षण के कदम क्या क्या हैं उनके हम चर्चा करेंगे। संरक्षण हेतु कदम, योजनाएं चलाई गई, सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं, है ना, प्रोजेक्ट कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए हैं, और या फिर फिल्म उलम भी बनी है कि नहीं जागरूकता के लिए। इन सभी चीज़ों की हम यहाँ पर सभी बातों की चर्चा करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए। सबसे पहले हम संरक्षण की बात करें तो अधिनियम हमारे दिमाग में आता है ना। अधिनियम कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो राजस्थान में कब लागू हुआ? 1973 को लागू हुआ था। याद रखना इस बात का। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972, इसी में बात कर लेते हैं, हाथों हाथ फ्री करते चलते हैं। तो ये जो है राजस्थान में लागू कब हुआ? राजस्थान में 1 साल बाद 1973 को लागू हुआ। इसमें क्या है? इसमें प्रथम अनुसूची में, यानी कि जो फर्स्ट जो अनुसूची है, पहली जो श्रेणी है, उस श्रेणी में गोडाउन को रखा गया है। प्रथम अनुसूची किसकी? इस वन्यजीव संरक्षण के अधिनियम की जो पहली अनुसूची है उसमें प्रथमी नहीं है, ये प्रथम है, प्रथम अनुसूची या श्रेणी में रखा गया। प्रथम अनुसूची या श्रेणी में इसको शामिल किया गया। और शिकार करने के ऊपर देखना ध्यान से, अपने जो साथी हैं, मित्रगण हैं, उसके पास शेयर करो और आसपास के जितने भी लोग हैं सचेत करो, है ना। शिकार करने के ऊपर 7 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना, ये जुर्माना तय किया गया है। 2019 के आसपास ये तय हुआ। पहले तो 10 वर्ष की सज़ा कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो पत्रिका न्यूज़ के अनुसार, भास्कर न्यूज़ के अनुसार 7 वर्ष, और जुर्माना की बात करें तो 5 लाख। पहले आपको कहीं कहीं अगर कोई और दूसरी वेबसाइट है वो आपको 10 साल बता देगी, है ना। इन बातों के ऊपर आपको चर्चा नहीं करनी है। मेन जो मुद्दा आता है ये प्रथम अनुसूची में, कौन से अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल है, तो ये इसकी अनुसूची में। अगला जो हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गोडाउन सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय गोडाउन सम्मेलन कब कब हुए? गोडाउन के ऊपर सम्मेलन क्या हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय गोडाउन सम्मेलन, सबसे पहला सम्मेलन भारत
का हुआ ये 1980 को जयपुर में। ये प्रथम सम्मेलन था गोडाउन के ऊपर। और इसी सम्मेलन में राज्य पक्षी गोडाउन को राज्य पक्षी घोषित करने की रूपरेखा तैयार की गई। कौन से सम्मेलन में? इसी में राज्य पक्षी की रूपरेखा तैयार, राज्य पक्षी बनाने की रूपरेखा तैयार हुई। क्लियर? इसके बाद में 2020 को अभी लॉकडाउन में एक गांधीनगर नाम का एक शहर है गुजरात में, वहाँ पर ये सम्मेलन किया गया जिसका शुभंकर गोडाउन को रखा गया है ना। गांधीनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। 13वें सत्र का आयोजन हो रहा था वहाँ पर, तो इसका शुभंकर किसको रखा गया? गोडाउन को रखा गया। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। फिर ये तो हो गई सम्मेलन की बात। अब हम बात करेंगे अगले जो संरक्षण के कदम हैं उनके बारे में। तो मैं इसको चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना। ये तो हो गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इनके अलावा हम बात करेंगे डाक टिकट। डाक टिकट भी जारी हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था साथियों। डाक टिकट हुआ था जारी नवंबर 1980 को। नवंबर 1980 को केंद्र द्वारा ₹2.30 का डाक टिकट जारी। ठीक, ये डाक टिकट कब जारी किया गया? इसके ऊपर नवंबर 1980 को। किसके ऊपर? गोडाउन के ऊपर। भाई ये जब ये अच्छा, अब कई लोग ये भी सोचेंगे कि ये इसके ऊपर 1980 को डाक टिकट जारी हुआ और राज्य पक्षी बना ये 1981 को। तो भाई साहब, जो प्रजाति विलुप्त की कगार पर है उसकी सुरक्षा के लिए, चाहे वो फिर वो राज्य पक्षी बनाई ना हो, लेकिन जो विलुप्ति की कगार पर होती है उसको सुरक्षा, अधिक सुरक्षा या फिर उसको उसके ऊपर अधिक जागरूकता फैलाने के लिए डाक टिकट जारी कभी भी किया जा सकता है। ठीक है, ये नियम होता है और केंद्र सरकार कभी भी कर सकती है। डाक टिकट, डाक किसके पास है? केंद्र के पास है। चलिए, ये तो हो गया डाक टिकट। अगला देखते हैं। अगला जो है प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम। प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो प्रजाति विलुप्ति की कगार पर या संकटग्रस्त है उस प्रजाति के ऊपर प्रोजेक्ट या कार्यक्रम शुरू करना, उसको बचाने के लिए, उसके विकास के लिए, है ना। तो ये प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 2008 को। शुरू हुआ ये 2008 को केंद्र द्वारा। ठीक, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जो संरक्षित क्षेत्रों में जो जीव जंतु रहते हैं उनको तो सुरक्षा मिलती ही मिलती है। अब जो संरक्षित क्षेत्रों से बाहर जो खेतों में विचरण करने वाले जो पक्षी होते हैं या अभ्यारण्यों से बाहर जो घूमने वाले जो रोजड़े होते हैं पक्षी होते हैं, है ना, उनका विकास और सुरक्षा करने का काम इस कार्यक्रम के तहत निर्धारित किया गया। समझ में आ गई बात? तो संरक्षित क्षेत्रों से बाहर, संरक्षित क्षेत्रों से बाहर जीवों की सुरक्षा और विकास, जीवों की सुरक्षा प्लस विकास करना, ये मुद्दा किसमें था? ये प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम में। अच्छा, अब इसके लिए एक योजना क्या चलाई गई? एक योजना चलाई गई इसके लिए IDWH। ये क्या है दोस्तों? ये है
वन्य जीव आवास एकीकृत विकास, वन्य जीवों के आवास को एक करके और उनके विकास के ऊपर कार्य करने का कार्य हिंदी में लिख सकते हैं, बाकी ये IDWH है। और वर्तमान में देखिए 17 प्रजातियों में तो शामिल था, ये पहले था, लेकिन वर्तमान में 17 प्रजातियों में शामिल ना होकर के अब ये संख्या बढ़ती जा रही है। 22 प्रजातियों में से 7वें स्थान पर किसका नाम दिया गया है? गोडाउन का। तो 22 प्रजातियों में से 7वें स्थान पर, 22 प्रजातियों में से 7वें स्थान पर कौन है? गोडाउन। चेक कर लेना आप, है ना। 22 प्रजातियों में से 7वें स्थान पर गोडाउन को रखा गया है और ये था प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम की हम इसको मिटा देता हूं मैं, फिर अगले कार्यक्रम की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए अगला कदम है IUCN। IUCN ये क्या होती है? ये एक संस्था है, एक बुक जारी करती है जिसका नाम है रेड डेटा बुक, है ना। इस रेड डेटा बुक के अंदर क्या होता है कि ऐसी प्रजातियां, ऐसे जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो संकटग्रस्त या लुप्त हो चुकी हैं या फिर संकटग्रस्त हैं, लुप्त होने की कगार पर है। ऐसे जीवों की प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है। तो 2011 में गोडाउन को भी क्या कर दिया गया? शामिल किसको? गोडाउन को। किस श्रेणी में? संकटग्रस्त प्रजाति। आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, एंडेंजर्ड ये क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति को ही बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अच्छा, 2013 के अंदर एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट ये कब चलाया गया दोस्तों? ये चलाया गया था 5 जून 2013 को। किसने चलाया? गहलोत सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? गहलोत जी। अब ये चलाया गया 5 जून 2013 को। इस दिन क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। इसी के उपलक्ष्य में ये प्रोजेक्ट चालू किया गया। अब ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में स्थान कौन सा था? स्थान की अगर बात करें तो स्थान था मरु उद्यान जैसलमेर। मरु उद्यान जैसलमेर। प्रोजेक्ट क्यों चलाया गया? इनकी सुरक्षा को लेकर के। किसकी सुरक्षा? गोडाउन की सुरक्षा को लेकर के। इनका एक विज्ञापन चला था उस समय। उस विज्ञापन का क्या नाम था? विज्ञापन का नाम था दोस्तों, मेरी उड़ान न रोकें। मेरी उड़ान न रोकें, मुझे उड़ने दें। तो भाई कौन रोक रहा था इसकी उड़ान को? इसकी उड़ान को जो ऊर्जा कंपनियां हैं, है ना, सोलर जो प्लेट लगाने वाली कंपनियां हैं, ये जंगलों के जंगल साफ कर रही हैं। इसके कारण इसकी जो रहने का जो आवास स्थल है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट चलाया गया। और आज भी यही सिस्टम हो रहा है, जहाँ मनुष्य की गतिविधियां बढ़ रही हैं, इन एक्टिविटीज़ जो वहाँ पर जो बढ़ावा हो रहा है ना,
जनता बढ़ रही है दिन दिन, उसके कारण ये शर्मिला स्वभाव का है। तो मनुष्य की जो आवास स्थलों की जो इन एक्टिविटीज़ हैं वो पसंद नहीं आती इसको, इसलिए स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी तरफ पलायन कर जाता है। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी होता है। तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड 2013 का। अगला जो प्रोजेक्ट है ये कब थी, 2011 की, और ये प्रोजेक्ट कब चला, 2013 को चला। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम कार्यक्रम चलाया गया, उस कार्यक्रम का नाम था, आप देखते रहना है ना, जुड़े रहना आप, और इसका नाम था कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये क्या होता है, देखिए बताता हूँ। ये क्या होता है, इसके द्वारा अंडों को इकट्ठा करके जो कहीं ना कहीं गोडाउन के जो अंडे पाए जाते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करके इन अंडों के द्वारा कृत्रिम प्रकार से उन अंडों को क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से चूजों का निर्माण किया जाता है। तो अब कृत्रिम चूजों का निर्माण कर करके इनकी क्या बढ़ाई जाती है, संख्या बढ़ाई जाती है। जैसे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, यहाँ पर कुछ लुप्त प्राय प्रजातियाँ पाई जाती, उनको ये वापस सामान्य रूप में लेकर के आ गए। इस प्रकार से राजस्थान में भी ये प्रोग्राम चालू किया गया। इसकी मदद से क्या होगा, अब जो संकटग्रस्त प्रजाति है गोडाउन, उसमें वृद्धि होगी, संख्या में दिखते रहेंगे, मतलब दिखाई देते रहेंगे। तो घबराने की बात नहीं है। चलिए आगे, ये कब शुरू की गई, देखिए 2018 में एक समझौता हुआ था। समझौता क्या हुआ और किस किस के बीच हुआ, 3 लोगों के बीच में ये समझौता हुआ। सबसे पहला तो वन मंत्रालय भारत सरकार, फिर वन्य जीव संस्थान देहरादून, और राजस्थान सरकार। क्लियर। 18 में समझौता क्या हुआ, 18 में समझौता तीनों कंपनियों का ये हुआ कंपनी नहीं है ये विभाग और सरकार है है ना। तो अब समझौता ये हुआ कि भाई इनकी जो संख्या है ना उसको बढ़ाया जाए, जैसे और देश 2-3 देश जो हैं ये कर रहे हैं, वैसे अपना भी कुछ ऐसा ही किया जाए। तो इनके ऊपर जिम्मा सौंपा गया, तो संख्या बढ़ाने का काम अब इनके ऊपर बहुत बढ़ गया। तो और जो सरकारें हैं उनकी तरह ये भी चालू कर दिया इन्होंने काम। स्थान की बात करें तो सम तहसील जैसलमेर, यहाँ पर 2 स्थान, यहाँ पर तो क्या एक स्थान ही था यहाँ का, सम तहसील में रामदेवरा उद्यान, और एक स्थान है, ये तो सम का है, दूसरा स्थान है कोटा का, है ना। इन दोनों को क्या बनाया गया, हैचिंग सेंटर। अब ये हैचिंग सेंटर क्या है, हैचिंग सेंटर का मतलब होता है अंडा संकलन केंद्र, अंडा संकलन केंद्र। अंडों का संकलन इकट्ठा करके अंडों का उनके द्वारा कृत्रिम चूजों का निर्माण किया जाता है, जिससे संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, गोडाउन की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके कारण इसका सेंटर खोला गया रामदेवरा, जैसलमेर और कोटा में। इस समय सरकार कौन थी, सरकार इस समय भाई साहब जो है सीएम कौन थी, सीएम थी वसुंधरा राजे। ठीक, प्रश्न कहीं से भी कैसे भी घुमाया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है ना। अंडा संकलन केंद्र और कृत्रिम चूजों का निर्माण, कृत्रिम चूजों का निर्माण, ठीक है दोस्तों। तो कृत्रिम चूजों का निर्माण होगा तो अपने आप संख्या में बढ़ोतरी होगी। अब एक
तकनीकी बात करता हूँ मैं, वाटर होल पद्धति, ये क्या होती है? वाटर होल पद्धति। वाटर होल पद्धति का मतलब होता है कि ये जहाँ पर इनका पानी का जो स्थान होता है, पानी पीने आते हैं, उसके ज़रिए इन जो गोडाउन है या वन्य जीव कोई से भी हो सकते हैं, उसमें एक स्पेशल गोडाउन की बात मैं यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें गोडाउन भी शामिल है ना। तो इस पद्धति के ज़रिए क्या होता है कि पूर्णिमा की रात को जो वन विभाग होता है वो इनकी गणना करता है, यानी अपनी जो जनगणना होती है ना, जैसे जनगणना मनुष्यों की होती है, इसी प्रकार इन वन्य जीवों की भी होती है। तो उस दिन 24 घंटे वन अधिकारियों को निगाह इनकी वन्य जीवों के ऊपर ही होती है, जहाँ पानी का कुंडा होता है, तो इनकी गिनती की जाती है। तो ये वाटर होल पद्धति के द्वारा इनकी क्या होती है, गिनती होती है। ज़्यादातर रात्रि की पूर्णिमा को ही किया जाता है, क्योंकि ऐसे जानवर भी होते हैं जो शर्मीले स्वभाव जैसे गोडाउन के हैं, और कोई वहाँ पर इनएक्टिविटी मनुष्य की जो गतिविधि है तो उसको समझ जाता है, वो आता ही नहीं है जल्दी से, इसलिए रात्रि को भी किया जाता है और दिन में भी चलता रहता है, 24 घंटे होता है। तो ये होता है वन्य जीवों की गणना, वन्य जीवों की गणना। ठीक है, 24 घंटे में कर देते हैं, वो पूर्णिमा की रात को होता है, लिख लेना, पूर्णिमा के दिन। मैं बोल रहा हूँ वैसे, जो बोल रहा हूँ वो भी शब्द इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मत समझना कि ये समझा रहे हैं तो वैसे चलो घास पेट काट देते हैं। नो, वाटर होल पद्धति, इसको देख ही लेते हैं। वन्य जीवों की गणना, वन्य जीवों की गणना की जाती है। कब होती है ये? पूर्णिमा रात को, चांदनी रात होती है। वन्य जीवों को आसानी से दूर दूर तक देखा जा सकता है ना। अंतिम गणना कब हुई थी? अब अंतिम हुई थी दोस्तों मई 2022 को। ठीक है, अच्छा, ये वाटर होल पद्धति हो गई। दूसरा रेडियो टैगिंग पद्धति, तकनीक जिसको बोल सकते हैं, रेडियो टैगिंग पद्धति। ये क्या है? इसके द्वारा जो गोडाउन होता है अपना राज्य पक्षी, उसमें उसको शिकार से बचाने की ये तकनीक है, रेडियो टैगिंग पद्धति। इसके ज़रिए कैसे बचाया जाता है कि जो इसका प्रजनन काल होता है या आसपास की जो जनता होती है इन एक्टिविटी करती रहती है, असामान्य गतिविधियां, उनको काबू करने के लिए, उस जनता को हटाने के लिए प्रशासन का सहारा लिया जाता है, और इस माध्यम से, है ना, हटा करके उनको इन एक्टिविटी को बंद करके, बैन करके, और फिर इसको सुरक्षा प्रदान की जाती है, विशेष रूप से प्रजनन काल के समय, यानी आप मान सकते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में। बाकी तो इसका जो एरिया है ये कंपनियों के विस्तार के कारण भी कम पड़ने लगा है, इसलिए जो इनकी जो शरण स्थली है वो भी धीरे धीरे अब कम होने लग गई हैं। तो ये सिंध पाकिस्तान की तरफ कूच करने लग गया, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं शिकार के मामले भी बढ़ने लग गए हैं। तो इस कारण भी ये क्या हो गया, अब दूर दूर जाने लग गया है। कुछ वैसे शर्मीला स्वभाव का है, तो शिकार से बचाने के लिए, शिकार से बचाने के लिए ये पद्धति है। जनता की इनएक्टिविटी बैन करना इसमें शामिल होता है। क्लियर दोस्तों? अगली बात करें तो एक फिल्म भी आई थी। भाई फिल्म भी तो होती हैं सचेत करने के लिए या जागरूकता फैलाने के लिए फिल्मों का प्रयोग भी किया जाता है। जिस प्रकार से विज्ञापन नहीं दिखाए जाते हैं, ये है डिटर्जेंट पाउडर है, फला है, दिखड़ा है, शुद्ध बढ़िया कपड़े धोता है, तो ऐसे ही फिल्म में भी एक प्रकार से किसी न किसी का उदाहरण ही होती हैं।
विज्ञापन ही होती हैं, विज्ञापन फैलाने का काम ही करती हैं भाई। गोडाउन को बचाने के लिए जो फिल्म बनी है उस फिल्म का नाम है इन सर्च गोडाउन, है ना। ये फिल्म बनी है, कब बनी थी? 2018 में निर्मित। किसने बनाई? ये बनाई थी वीपी धर द्वारा। वीपी धर ने। अमेरिका में ये पुरस्कृत हुई है, अमेरिका से क्या हो गई ये पुरस्कृत, अमेरिका से पुरस्कृत। कौन सी फिल्म? इन सर्च गोडाउन फिल्म 18 में बन गई थी ये फिल्म, अमेरिका से इसको पुरस्कार मिला हुआ है। अब देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर पड़ी है ये, है ना। इन सर्च गोडाउन लिखेंगे आप तो आसानी से आपको मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा सेशन। वीडियो ज़रूर लंबा हुआ है, क्लास ज़रूर लंबी गई है, लेकिन आई होप कि आपको गोडाउन के बारे में एक्यूरेट जो प्रश्न बनते हैं, फैक्टेबल जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। आई होप कि आपको ऐसे ही फैक्टेबल चीज़ें, चाहे वो लंबा क्यों ना हो वीडियो, हम ऐसे ही बनाते रहेंगे फैक्टेबल चीज़ों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं बानसूर क्लासेज के साथ ही दोबारा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए वेट करना आप। गुड लक।